हर समाज में बेसिक यूनिट इंसान नहीं बल्कि क्लास होती है। ये क्लासेस ही समाज की नींव बनाती है और लोगों की पहचान, उनके रोल्स और उनके बीच के रिश्तों को तय करती है। शुरुआत के इंडिया में ये क्लासेस ओपन और फ्लेक्सिबल थीं, जिससे मेरिट या हालात के हिसाब से आगे बढ़ने की आज़ादी थी। लोग अपने टैलेंट, मेहनत या ज़रूरत के हिसाब से क्लास बदल सकते थे और समाज में मूवमेंट पॉसिबल था। लेकिन धीरे धीरे ये फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई। क्लासेस कास्ट में बदल गईं, सख्त बाउंड्रीज वाले क्लोज्ड ग्रुप्स में। अब जन्म ही तय करने लगा कि कौन किस ग्रुप में रहेगा। सबसे बड़ा बैड लव एंडोगेमी का बढ़ना था, अपनी ही कम्युनिटी में शादी करना। शादी अब सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं बल्कि दो कास्ट्स के बीच की दीवार बन गई। इस प्रैक्टिस ने लोगों के बीच दीवारें खड़ी कर दी, जिससे ओपन क्लासेस रिजिड कास्ट में बदल गईं। समाज में घुलना मिलना मुश्किल हो गया और हर ग्रुप अपने में बंद होता चला गया। ये बैड लव नेचुरल नहीं था, ये एक जानबूझकर किया गया सोशल कंस्ट्रक्शन था, जिसने इनइक्वालिटी को पक्का कर दिया। समाज के कुछ हिस्सों ने अपने फायदे के लिए ये सिस्टम बनाया और उसे मजबूत किया। कास्ट को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि कैसे और क्यों ओपन क्लासेस क्लोज्ड कास्ट बनी और कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने इस ट्रांजिशन को तेज किया, और किसने सबसे पहले अपने दरवाजे बंद किए, किसने दूसरों को बाहर रखा, और क्यों ये बैड लव पूरे समाज में फैल गया। ये इनइक्वालिटी की जड़ों को समझने के लिए बहुत जरूरी है, जो आज भी इंडिया में है और जो हमारी सोच, हमारे रिश्ते और हमारे फ्यूचर को गहराई से प्रभावित करती है। कास्ट की शुरुआत एंडोगेमी के बनने से हुई। ब्राह्मण, इंडिया की पुजारी क्लास, सबसे पहले खुद को बंद करने वाले थे, सिर्फ अपने ग्रुप में शादी करते थे। उन्होंने इसे प्योरिटी और पॉल्यूशन के नियमों से सही ठहराया, खुद को एक्सक्लूसिविटी का एक मॉडल बनाया। उनकी खुद से बनाई गई आइसोलेशन कमजोरी नहीं, सम्मान का निशान बन गई। दूसरी क्लासेस जैसे वॉरियर्स और मर्चेंट जल्द ही उनके पीछे चले, अपनी स्टेटस को बनाए रखने के लिए। ब्राह्मणों का काम कैटलिस्ट था। इसने कास्ट का आइडिया बनाया, सोशल डिवीजन का एक ब्लूप्रिंट। इस तरह कास्ट का जन्म हुआ, एक सिंगल इवेंट के तौर पर नहीं बल्कि ग्रुप्स के एक दूसरे के करीब आने की एक चेन रिएक्शन के तौर पर। कास्ट जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि नकल से फैली। ये एक धीमी लेकिन गहरी प्रक्रिया थी, जिसमें समाज के अलग अलग हिस्सों ने एक दूसरे की आदतें और तौर तरीके अपनाए। जैसे जैसे ब्राह्मणों ने एक्सक्लूसिविटी से इज्जत कमाई, दूसरे ग्रुप्स ने भी उनकी कस्टम्स की नकल की, खासकर एंडोगेमी की, सोशल लैडर पर ऊपर चढ़ने के लिए। ये सिर्फ रस्मों तक सीमित नहीं था बल्कि पहनावे, खान पान और बोलचाल तक फैल गया। इस प्रोसेस को, जिसे संस्कृतिकरण कहते हैं, हर ग्रुप ने बाउंड्रीज बनाई, जिससे नई कास्ट्स बनी। हर समुदाय ने अपनी अलग पहचान बनाने के लिए सीमाएं खींची, ताकि उनकी नकल करने वाले दूसरों से अलग दिखे। इसका नतीजा एक कैस्केड था। हर ग्रुप का अलग होना दूसरों पर भी ऐसा करने का प्रेशर डालता था। एक के बाद एक सभी ने अपनी अलग पहचान और सीमाएं तय करनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि सब ग्रुप्स और ऑक्यूपेशनल कम्युनिटीज ने भी खुद को बंद कर लिया, जिससे कास्ट्स की गिनती बढ़ गई। हर पेशे और हर छोटे समुदाय ने अपनी अलग पहचान और नियम बना लिए। सिस्टम ऑर्गेनिकली बढ़ा, डिजाइन से नहीं बल्कि स्टेटस की एक संक्रामक इच्छा से। ये बैड लव किसी एक योजना के तहत नहीं बल्कि समाज में फैलती हुई एक होड़ की वजह से हुआ। ब्राह्मणों ने पैटर्न शुरू किया, लेकिन बाकी समाज ने इसे खुशी खुशी अपना लिया। हर कोई ऊंचा दिखना चाहता था और इसी चाहत ने कास्ट सिस्टम को और मजबूत किया। इस तरह इंडियन सोसाइटी हजारों सख्ती से गार्ड की गई कास्ट्स में बंट गई। ये बंटवारा सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया, जो आज भी हमारे समाज में गहराई से मौजूद है। अक्सर यह कहा जाता है कि जाति व्यवस्था ब्राह्मणों ने एक निष्क्रिय और अनजान आबादी पर जबरन थोप दी थी, मानो यह एक साजिश थी जिसमें बाकी समाज की कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन यह धारणा एक मिथक है जो ऐतिहासिक और सामाजिक वास्तविकताओं को अनदेखा करती है। असल में ब्राह्मणों के पास इतनी बड़ी और जटिल सामाजिक व्यवस्था को अकेले लागू करने या नियंत्रित करने की शक्ति या संसाधन नहीं थे। वे समाज के एक हिस्से थे, लेकिन पूरे समाज के संचालक नहीं। जाति व्यवस्था का विस्तार इसलिए हुआ क्योंकि समाज के अन्य समूहों ने भी स्वेच्छा से एंडोगेमी यानी अपने ही समूह में विवाह करने की परंपरा को अपनाया। यह प्रतिष्ठा, सुरक्षा और सामाजिक पहचान की चाहत से प्रेरित था। हर जाति ने अपने अपने स्तर पर खुद को नियंत्रित किया, अपने नियम बनाए और उनका उल्लंघन करने वालों को सामाजिक बहिष्कार या दंड देकर अनुशासन बनाए रखा। यह नियंत्रण केवल ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से भी आया।
इस विकेंद्रीकृत प्रवर्तन और सामूहिक भागीदारी ने जाति व्यवस्था को लचीला, आत्मस्थायी और समय के साथ बदलने योग्य बना दिया। यह व्यवस्था ऊपर से थोपी गई कोई कठोर संरचना नहीं थी, बल्कि यह कई समूहों द्वारा मिलकर बनाई गई एक जटिल सामाजिक घटना थी, जिसमें हर किसी की भूमिका थी। ब्राह्मणों ने भले ही कुछ आदर्श या उदाहरण पेश किए हों, लेकिन जाति का ताना बाना पूरे समाज ने मिलकर बुना, जिसमें हर वर्ग और समुदाय शामिल था। अगर हमें जाति को चुनौती देनी है तो केवल एक ही अधिकार या शक्ति को नहीं, बल्कि नकल, सामाजिक दबाव और बहिष्कार के उस मनोविज्ञान को भी समझना और बदलना होगा, जिसने इसे इतने लंबे समय तक जीवित रखा। कास्ट सिर्फ एक कानूनी या धार्मिक मुद्दा नहीं है, इसकी जड़ें सोशल साइकोलॉजी में है। असली नियन व ग्रुप सुपीरियरिटी में विश्वास और इसे बनाए रखने की इच्छा है, अपने रैंक बंद करके। एंडोगैमी, न कि रेस या ऑक्यूपेशन, एक क्लास को कास्ट में बदल देती है। ये मानसिकता परिवारों और कम्युनिटीज के जरिए आगे बढ़ती है, जिससे कास्ट नेचुरल लगती है। सिर्फ कानून इसे तोड़ नहीं सकते, एटीट्यूड को बदलना होगा। कास्ट के खिलाफ लड़ाई दिमाग की लड़ाई है। हायरार्की और प्योरिटी के आइडिया को चुनौती देना। सिर्फ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को बढ़ावा देकर ही हम कास्ट को खत्म कर सकते हैं। कास्ट एक सोशल कंस्ट्रक्शन है, डेस्टिनी नहीं, और सिर्फ इसकी जड़ों को उजागर करके ही हम एक सही समाज बना सकते हैं।